नमस्कार साथियों, आज का क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग 1917 से 1947 की। इसमें हम देखेंगे 1917 से लेकर के वे सभी घटनाएं जो 1947 तक घटी हैं। इसमें गांधी जी का क्या रोल था और भी क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, उनका क्या रोल था, और अंत में हम 10 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 वीडियो में देने का प्रयास किया है आपको। पहला हम लेकर के आए हैं गांधी चरण। अब आप सोचेंगे कि शुरुआत है उदारवादी चरण से, दूसरा है उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी चरण है, तो यहाँ अंत से क्यों शुरुआत किया गया? इसलिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी भी महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी चरण 1900, यहाँ 19 है, कोई बात नहीं, 1917 से लेकर 1947 तक। गांधी युग की शुरुआत होती है 1917 से लेकर के 1947 तक। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई, और 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा गांधी कहलाता है अभी, और उसी के नाम पर आप कई सारे विद्यालय देखते होंगे। 1888 में वे कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष वो भारत आ गए। पहली बार भारत आए 1891 में। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत आरंभ किया। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेड्सबर्ग नामक स्थान पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यह घटना आप देख लीजिए, तस्वीर पर बयान कर रहे होगी कि कितना सर्वनाक ये घटना घटी होगी कि हमारे पास टिकट है प्रथम श्रेणी का, हम टिकट प्रथम श्रेणी में लेकर के यात्रा कर रहे हैं और कोई हमें लात मार करके नीचे गिरा दिया जाए तो हम समझ सकते हैं उसके सामने हमारी वैल्यू क्या होगी। कोई वैल्यू नहीं। उसमें अफ्रीका में काले गोरों में पूरा भेदभाव चलता था। डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। ये आपका फिनिक्स का आश्रम है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को भारतवर्ष में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसे आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसीलिए मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इसी क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना गुरु मान लिया। महात्मा गांधी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में
कोचरब आश्रम स्थापित किया। यहाँ पर जो तस्वीर है ये है कोचरब आश्रम की और ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी। हालांकि 2 साल बाद आश्रम में प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपना आश्रम को इस बार साबरमती के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए तो उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम युद्ध की घटना है यहाँ पर 1914 से 1918 के बीच। उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिखाया। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्या कहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट एक पद होता है विभाग का। अंग्रेजों ने गांधी जी को बदले में 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी। पहला चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत करेंगे अब हम। वो तो गांधी जी के बारे में था। गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने मिलने के लिए बुलाया। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में भी गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों से यह करार लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/2 हिस्से में 3/20 हिस्से में 20 मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है और 1 बीघा में आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती अवश्य करनी होगी और इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ इसके साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने का द्वार भी खुल गया। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और इसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक बात और बता दूं, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था, यानी प्लेग के कारण जो बोनस दिया जा रहा था उसको लेकर के था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे। भाई आप मिल मतलब प्लेग ख़त्म हो गया तो अब आपको बोनस नहीं मिलेगा, ये मिल मालिकों का कहना था। तो मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल जाने पर को कहा कि चलिए आप लोग हड़ताल की शुरुआत कीजिए, जैसा कहा महात्मा गांधी ने। और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। किसने घोषणा की? महात्मा गांधी ने, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी थी। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला ले लिया, यानी कोर्ट को फैसले का सौंपा। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों
किसानों अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे टैक्स की वसूली की जा रही थी। खेड़ा आंदोलन में देखिए, मिल मजदूर आंदोलन में क्या हो रहा था, वहाँ पर प्लेग के कारण एक बोनस मिलता था, वो नहीं मिल रहा था। खेड़ा आंदोलन में क्या हो रहा है कि फसल ख़त्म हो गया है, फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी उससे टैक्स वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ था। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। रॉलेट एक्ट 1919, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जैसा कि गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया है तो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा अंग्रेज करेंगे, लेकिन ऐसा कदम उठाएंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। अब रॉलेट एक्ट इतना ख़राब क्यों है? तो रॉलेट एक्ट कैसा कानून है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ना आपसे कुछ सुना जाएगा, ना आपको किसी से कार्रवाई करने के लिए वकील चुनने की आज़ादी है, ना कुछ भी आपको पेश किया जाएगा, सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये है रॉलेट एक्ट। इसके विरोध में, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शाम को 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महाशय हैं रेजिनाल्ड डायर ने, और इसमें हजारों लोग घायल हुए थे। इस कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए और सरकारी आंकड़े के अनुसार मात्र दिखाया गया कि 379 लोग, घायलों की संख्या 12 बताई गई। तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं सरकारी आंकड़ों में तथ्य को छुपाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था तथा जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 से 1921 तक रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कमेटी, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं, 1919 में स्थापना की। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों के उनके साथ बुरा व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया मुस्लिमों ने। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। असहयोग आंदोलन, इन सब घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, और यह गांधी जी का भारत में प्रथम बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना चाहिए था, जिसमें भारतीयों को अपनी किताबों का त्याग करना था, जो भी मेडल मिला उसको, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा में और विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से मना करना था। गांधी जी ने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, मतलब सबको अपना अपना वापस करना था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा एक जगह का नाम है, किसानों ने एक जुलूस पर
पुलिस वालों द्वारा चलाई गई गोली पर भीड़ भड़क गई, और भड़क गई तो उन्होंने क्या किया, 22 पुलिसकर्मी को दौड़ाते दौड़ाते थाने के अंदर ले गया। बेचारे पुलिस वाले सोचे कि थाना को अगर अंदर से बंद कर ले लॉकअप में तो हम बच जाएंगे, लेकिन जनता इतनी उग्र हो चुकी थी कि उन्होंने बोतल में भर भर के पेट्रोल लाया, जिसे हम पेट्रोल बम कहेंगे, और थाने के अंदर उसे फेंकना शुरू किया और बाद में आग जला दी। इससे लगभग 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। यह घटना जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने देखा कि असहयोग आंदोलन अब हिंसात्मक रूप ले रहा है, तो उसने यह फैसला लिया कि अब हम असहयोग आंदोलन को समाप्त करेंगे, उसे वापस ले लेंगे। और इस फैसले को नेताजी सुभाष चंद्र ने कड़ी आलोचना की। उसने कहा कि जब भारत आज़ादी की ओर अग्रसर था, जनता उग्र रूप ले चुकी थी, ऐसे में गांधी जी को यह आंदोलन वापस नहीं लेना था, और उन्होंने कहा यह तो राष्ट्रीय संकट है। इसके साथ चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू ने भी इसका आलोचना किया, परंतु गांधी जी अपने फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। स्वराज पार्टी का गठन 1923। इसके बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, जैसे चित्तरंजन दास, CR दास बोलते हैं जिसको, और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी के विचारों के साथ सहमत नहीं रह रहे थे, उन्होंने नई पार्टी की स्थापना का निर्णय ले लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधार को देखने के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। दुर्भाग्य की बात, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसे भारतीयों ने अपमान के रूप में लिया कि भाई हमारा जांच करने आ रहा है और हमारा टीम ही नहीं रहेगा तो सही जांच कैसे होगा, और हमें तो पूछा ही नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। और कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो हमारा फैसला कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। कौन पहुंचा? तो साइमन कमीशन पहुंचा। जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया गया, वापस जाओ। जब यह साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस वालों ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लाठियां उसके सिर पर लगी, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो लगभग 5 से 7 दिन के अंदर वह अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने मरते मरते कहा था, मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की कब्र की कील साबित होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और लेकर के 1934। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक 2 चरणों में चला। पहला चरण 1930 से लेकर के 1931 तक, दूसरा चरण 32 से लेकर के 34 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव बनाना था। दरअसल देखा जाए तो यह भी एक असहयोग आंदोलन ही था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च में गांधी जी ने उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समझ 11 सूत्री मांगें रखी थी। इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने की मांगें थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक करके
विरोध में चलाया गया। आपको याद रखना है, नमक आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुल 78 सहभागियों ने भाग लिया और इसकी दूरी थी 241 मील। अब यहाँ पर आप देखिए मैप में, ये वाला मैप में देखिए ध्यान से, यहाँ पर है आपका साबरमती आश्रम यहाँ पर, और यहाँ से दांडी मार्च निकाला गया, यहाँ दांडी नमक स्थान पर, और यहाँ पर नमक बनाकर इस आंदोलन को समाप्त किया गया। दांडी मार्च की शुरुआत में गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग इस मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई। यहाँ पर नीचे जो तस्वीर दी गई है उसे देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा लाइन है। देखिए यहाँ तक लाइन फैला हुआ है, जो कि दिखा पाना एक माध्यम से समझ में नहीं आता, एक तस्वीर के माध्यम से कैसे दिखाऊं, बस आप फील कर सकते हैं। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। गोलमेज सम्मेलन 1932 तक, 1930 से लेकर के 32 तक आपको याद रखने हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन अब तक कितनी बार हुआ है, तो हुआ है 1930, 1931 और 1932। तो बीच वाला जो था इसी में सिर्फ गांधी जी भाग लिए थे। 1930 से लेकर के 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सकें। इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। गोलमेज क्यों? क्योंकि ये जो टेबल था ना वो गोल था, कुछ इस प्रकार का था, राउंड टेबल, तो इसलिए इसको गोलमेज कहा गया। इसी क्रम में 1930 से 32 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रति वर्ष 1 गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। गांधी इरविन समझौता, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई। उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। इस समझौते में पूर्ण स्वराज का कोई उल्लेख नहीं था। पूना पैक्ट समझौता 1932, यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। साल 1932 में 24 सितंबर के दिन अछूतों के लिए अधिकार का मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। उनका कहना था उन्हें भी वोट देने का अधिकार चाहिए और इसके खिलाफ थे, महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि दलितों को भी वोट देने का अधिकार मिले। पूना के यरवदा जेल में गांधी जी अनशन को तोड़ने, इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या हुआ, अनशन कर दिया कि दलितों को वोट देने का अधिकार ना मिले। तब दोनों के बीच में है ना, पुणे के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ और यह पूना पैक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के कारण ये मामला शुरू हुआ, जिन्होंने दलितों को पृथक निर्वाचन को मांग को स्वीकार कर लिया था। एक तरफ जहां अंबेडकर दलितों के हितों की रक्षा करना चाहते थे, वहीं गांधी जी को डर था कि इस तरह से देश जाति के नाम पर बंट जाएगा। यहीं से अस्पृश्यता के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942,
सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी इससे ज़्यादा भर्ती किया जाए। एक सेकेंड, 1929 से 1945 तक, 39 से 45, हाँ ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, 39 से लेकर के 45 तक। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भर्ती करवाया था सैनिकों को कि चलो अगर हम, उसमें एक बात कही गई थी, अगर अंग्रेज जीतते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, ये भी बात अंग्रेज़ों ने कहा था, लेकिन वो मुकर गए। तो फिर दूसरा विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ तो अंग्रेज़ों को लगा कि फिर से इसमें भारतीय सेना को भर्ती किया जाएगा, लेकिन इस बार भारतीयों को पता था कि हमें विश्व युद्ध में भेजा जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो पहले ही धोखा खा चुके थे। और बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल और भारतीयों को बहलाने फुसलाने का प्रोत्साहन देने का प्रयास किया, लेकिन पहले वाला धोखा जो होता है, कहते हैं ना, एक बार जो बिल्ली दूध से जल जाती तो वो छाछ भी फूंक करके पीती है, तो वही बात हो गया। तो पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध में धोखा मिला, तो क्या गारंटी नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध में धोखा दे, तो अंग्रेज़ तो धोखेबाज थे ही। तो इस बात भारतीयों को समझ में अबरी आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम आपसे या आपको कोई मदद नहीं देंगे, किसी प्रकार का मदद नहीं देंगे। इस क्रम में ब्रिटेन के क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत के कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, लेकिन वो भी अपनी बात को नहीं मनवा पाए, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब इस चेक का डेट फेल हो गया है और यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। मतलब ऐसा आपने चेक दे दिया है कि जब तक हम भंजाने जाएंगे तब तक आपका बैंक ही बर्बाद हो जाएगा। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत के लिए एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत किया जो भारत की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई में से एक था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया और यह था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नारा भी लगाया गया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके तहत अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा दिया गया और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को दबाया जाए, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेता ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग दिया। भारत विभाजन 1947, एक सेकेंड, यहाँ पर 7 होगा, 1947। यह आंदोलन भारत के लिए अंतिम लड़ाई था। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। अंतिम कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लगभग 2 महीने की वार्तालाप के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन कर दिया जाए, अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए जाएं। तो भारत पाक विभाजन 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में और 15 अगस्त को दिल्ली में रखी गई ताकि दोनों जगह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन शामिल हो जाएं। अंततः यहाँ होगा महात्मा गांधी की हत्या, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। अंततः 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा, 30 जनवरी 1948 को शाम गांधी जी रोज की तरह प्रार्थना को पहुँचे थे।
सभा में नाथूराम गोडसे गांधी जी के पैर छुए और गोलियां चलाई। बापू को 3 गोलियां लगी। 10 दिन पहले भी हत्या की कोशिश हुई थी। 2 मई 1949 को हाई कोर्ट में सुनवाई की हुई और 21 जून को फैसला आ गया। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को अंबाला जेल में फांसी हुई। सवाल नंबर 1। अब सवालों को देख लेते हैं। हमने शुरू में कहा था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति राणा डे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सवाल नंबर 2। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, यानी सत्याग्रह जो शुरुआत किया सत्याग्रह से ही करना है, कहाँ की थी। तो देखिए ऐसा अगर देखा जाए तो वो अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो कहाँ किया था। ऑप्शन देख लीजिए आप, दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो शुरुआत किया तो उसने चंपारण आंदोलन से, जो कि 1917 में हुआ था। सवाल नंबर 3। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया, क्यों उसको वापस ले लिया गया। ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन बी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन डी चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही जवाब है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। सवाल नंबर 4। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1930, 1932, 1928, 1931। तो इसका सही जवाब है 1930। नमक सत्याग्रह 1930 में आरंभ हुआ था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी हम जानते हैं। सवाल नंबर 5। वर्ष 1919 में जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था, इसके ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या कलकत्ता। तो इसका सही जवाब है अमृतसर। और कौन सा दिन था, तो लोहरी, बैसाखी का पर्व चल रहा था। और ये है जनरल डायर, इसका हत्याकांड के मास्टरमाइंड। सवाल नंबर 6। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चैम्सफोर्ड योजना, डी बेबल योजना। तो ये जो बीच में जो शख्स देख रहे हैं ना, ये है लॉर्ड माउंटबेटन, और यही योजना के साथ भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सवाल नंबर 7। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। तो ये घटना घटी थी, साइमन कमीशन भारत आई थी 1928 में। सवाल नंबर 8। क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो अब देखते हैं हम इसका कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था इसमें से, है ना, इसमें सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन। इसके बाद हुआ था साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, नहीं हाँ गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था। तो पहला ये होगा, फिर ये दूसरा हो गया। फिर देखिए पूना पैक्ट तो गांधी जी के समझौते के बाद हुआ था, जो कि बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4। इस तरह हमारा हुआ 2, 1, 4, 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 9। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, हंटर आयोग को, कम्युनल अवार्ड को। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। सवाल नंबर 10। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। इसका सही जवाब होगा 1923। और इसके कर्ता धर्ता कौन थे, किन्होंने की थी। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने।
जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि और 2 योजना हम आपके लिए लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और कमेंट करके कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।